प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड का दूसरा पाठ है मियाँ नसरुद्दीन। मियाँ नसरुद्दीन पाठ की लेखिका श्रीमती कृष्णा सोबती, इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। तत्पश्चात हम पाठ का संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे और इसके पश्चात हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम लेखिका परिचय। हिंदी कथा साहित्य में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाली लेखिका श्रीमती कृष्णा सोबती का जन्म सन 1925 में गुजरात, जो पश्चिमी पंजाब और वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ पर हुआ था। उनका मानना है कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है, अर्थात कम लिखिए भले ही, लेकिन विशिष्ट लिखिए, श्रेष्ठ लिखिए, अच्छा लिखिए। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्य संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को एक ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शहानी, हशमत आदि। तो इस प्रकार से लेखिका ने भले ही कम लिखा है, लेकिन श्रेष्ठ लिखा है, विशिष्ट लिखा है। और उनके उस विशिष्ट ने आम आदमी को, आम पाठक को अपनी ओर आकर्षित किया है। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने कालजयी रचनाएं लिखी, उनमें आपका नाम पहली कतार में रखा जाएगा। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम राजा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं? जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय, सरगम ये उपन्यास हैं। डार से बिछुड़ी, मित्रों, मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, ये कहानी संग्रह हैं। हम हशमत, शब्दों के आलोक में, ये इनके शब्द चित्र हैं, संस्मरणात्मक लेख हैं। अब हम देखते हैं प्रस्तुत पाठ का संक्षिप्त परिचय। प्रस्तुत पाठ का नाम है मियाँ नसरुद्दीन। आधुनिक हिंदी की सुविख्यात लेखिका कृष्णा सोबती द्वारा लिखित मियाँ नसरुद्दीन एक रोचक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इसका सार निम्न प्रकार है। नसरुद्दीन से सबसे पहले लेखिका की भेंट होती है। इसको कुछ खंडों में बांटा है, इसके सार को। फिर देखेंगे हम मियाँ नसरुद्दीन का स्वाभिमान, वो किस प्रकार से स्वाभिमानी था। कला एक साधना का प्रतिफल होती है, उसकी बातों से ये बात झलकती है। खानदानी गौरव की भावना उसके अंदर है, उनकी बातों से झलकती है। और मियाँ नसरुद्दीन की अंत में पीड़ा क्या है, उन सारी बातों को हम इसके पाठ के अंदर देखें। एक दिन संयोगवश लेखिका जामा मस्जिद के निकट स्थित पुराने गढ़ैया मोहल्ले की ओर से निकल रही थी। एक मामूली एवं अंधेरी सी दुकान पर आटे का ढेर सनते, अर्थात उसको तैयार करते देखकर उन्हें जानने का मन हुआ, तो पता चला कि वह 56 किस्म की रोटी बनाने वाले नानबाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान थी। मियाँ अंदर ही बैठे बीड़ी पी रहे थे। उनके चेहरे पर बुढ़ापे की झुर्रियाँ, आँखों में चमक और माथे पर कारीगरी के तेवर थे।
लग रहा था कि वाकई में वो कोई श्रेष्ठ कारीगर है। लेखिका ने पास जाकर मियाँ जी से जब पूछा कि आपने किस्म किस्म की रोटियां पकाने का हुनर कहाँ से सीखा, तब बड़े ही स्वाभिमान के साथ मियाँ ने उत्तर दिया कि नान बाई का पेशा हमारा कई पुश्तों से चल रहा है। उनके वालिद मियाँ अर्थात उनके पिताजी, किसके पिताजी? मियाँ नसरुद्दीन के पिताजी। उनके वालिद मियाँ बरकत शाही नान बाई गढ़ैया वाले नाम से और उनके दादा मियाँ कल्लन आला नान बाई थे। नान बाई की कला उन्होंने अपने वालिद अर्थात पिताजी से परंपरागत रूप में सीखी थी। मियाँ नसरुद्दीन ने अपने हुनर के संबंध में बताया कि यह तो सच्ची लगन और परिश्रम से सीखा जाता है। ये कोई ऐसी शिक्षा नहीं है कि किसी के मौखिक बतलाने से व्यक्ति सीख जाए। इस कला को सीखने के लिए ऐसी बहुत सारी कलाएं हैं जिनको सीखने के लिए वाकई में मेहनत करनी पड़ती है, हुनर दिखाना पड़ता है, तब जा कर के ही वह कला सीखने को मिलती है। कठोर परिश्रम करना पड़ता है कला को सीखने के लिए। इसके लिए कठोर साधना करनी पड़ती है। इसे सीखने के लिए छोटे बड़े सभी काम करने पड़ते हैं। छोटे काम करने से ही बड़ी कला सीखी जाती है। मियाँ ने बताया कि उन्होंने भट्टी बनाने, बर्तन धोने, भट्टी में आँच देने जैसे छोटे छोटे काम करके ही रोटी बनाने का इल्म सीखा है, उसकी शिक्षा प्राप्त की है। दुकानदारी और ग्राहकी की तालीम भी उन्होंने लंबे समय तक खोमचा लगाकर प्राप्त की। उन्होंने अपने पिताजी की दुकान पर पिताजी के बाद उस काम को संभाला। उससे पूर्व उन्होंने एक लंबे समय तक खोमचा लगाया था और खोमचा लगा करके उन्होंने दुकानदारी और ग्राहकी की तालीम, इनकी शिक्षा प्राप्त की थी। खानदान की बात आने पर मियाँ नसरुद्दीन ने बड़े गर्व और बड़प्पन के साथ बताया कि उनके बुजुर्ग बादशाह सलामत के खास नान बाई थे। वे बादशाह सलामत दिल्ली के ही जहाँ पनाह थे, परंतु उनका नाम जानने कहने की क्या ज़रूरत। बादशाह सलामत के कहने पर उनके बुजुर्गों ने एक ऐसी चीज़ बनाकर खिलाई थी जो न आग में पकी न पानी में बनी। वह चीज़ क्या थी, उस पकवान का क्या नाम था, यह आप बताएंगे? यह कहने पर खानदानी नान बाई तो कुएं में भी रोटी पका सकता है, इस प्रकार की उसने जवाब दिया। खानदानी गौरव प्रकट करते हुए मियाँ ने बताया कि हमारे खानदान की कलाकारी अपने आप में एक कर्तव्य है। हमारा खानदान अपने आप में एक विशिष्ट खानदान है जो इस प्रकार की कलाओं में माहिर है। उसने इस कला में महारत हासिल की हुई है। जब लेखिका ने रोटी बनाने तथा कारीगरी आदि को लेकर जानना चाहा, तब मियाँ नसरुद्दीन ने चेहरे पर एक अजीब सी खीज लाकर कहा कि आज लोगों में शौक़ और कद्र की कमी हो गई है। फिर उन्होंने फटाफट उखड़े मन से 8-10 तरह की रोटियों के नाम बताए तथा तुनकी रोटी के संबंध में कहा कि यह पापड़ से भी ज़्यादा महीन होती है, पतली होती है। एकाएक मियाँ की आंखों में कुछ कौंध गया और वे अपनी पीड़ा प्रकट करते हुए कहने लगे कि अब वे जमाने और वे लोग नहीं रहे। अब तो तंदूरी रोटी का ज़माना है, जो निकाली तंदूर से निगली और हजम। अर्थात रोटी बनाने की उन बारीक कलाओं के विषय में न कोई जानता है, न बनाने वाला है, न खाने वाला है, न उन कलाओं का कद्रदान कोई है।
इस बात को सोच कर के मियाँ नसरुद्दीन गंभीर हो जाते हैं और अपने मन की पीड़ा को मानो अपने चेहरे पर ले आते हैं।